लखनऊ में रसोइया सम्मान समारोह का आयोजन। मुख्यमंत्री योगी 11 रसोइयों को करेंगे सम्मानित। कार्यक्रम में करीब 1500 रसोइये शामिल होंगे। कांग्रेस को अपनी हरकतों की कीमत चुकानी पड़ेगी। विपक्ष पर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। का 2047 तक न अखिलेश मुख्यमंत्री बनेंगे यूपी के, न राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री। दिल्ली के जंतर मंतर पर आरक्षण विरोध के खिलाफ प्रदर्शन तेज। ब्रजेश पाठक ने छात्रों के ज्ञापन केंद्र को सौंपा। अखिलेश ने कहा यह प्रदर्शन नहीं साजिश है। राहुल गांधी को विशेषाधिकार समिति का नोटिस। अनुराग ठाकुर की शिकायत पर जारी हुआ नोटिस। लोकसभा में अभद्र भाषा के इस्तेमाल का आरोप लगा। देश भर में भारी बारिश का कहर जारी। यूपी समेत कई राज्यों में अलर्ट। पहाड़ी इलाकों में बाढ़ और लैंडस्लाइड की चेतावनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ सौम्य अवस्थी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां रायबरेली में 24 अगस्त को आ सकते हैं मुख्यमंत्री योगी। सीएम योगी के संभावित दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। करोड़ों की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे मुख्यमंत्री। विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रायबरेली के दौरे पर। विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। तो रायबरेली में 24 अगस्त को आ सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री के इस दौरे को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। संभावित ये दौरा है। हालांकि क्या क्या योजनाएं की सौगात देंगे, करोड़ों की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे, कौन कौन सी वो योजनाएं होंगी, परियोजनाएं होंगी, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं है। लेकिन माना जा रहा है कि एक बड़ी सौगात देकर के वापस जाएंगे। तो करोड़ों की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो करोड़ों की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। रायबरेली में 24 अगस्त को आ सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये दौरा जो काफी अहम माना जा रहा है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रायबरेली के दौरे पर हैं। 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है और उससे पहले मुख्यमंत्री जहां जहां पहुंच रहे हैं वहां वहां करोड़ों की सौगात दे रहे हैं, विकास परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं और जनता से वादा कर रहे हैं कि अगर जनता एक बार फिर से उन पर भरोसा करती है तो हर जिले का विकास होगा, हर जिले में विकास की बयार बहेगी। लखनऊ में रसोइया सम्मान समारोह। आज पीएम पोषण रसोइया सम्मान समारोह का होगा आयोजन। मुख्यमंत्री योगी 11 रसोइयों को सम्मानित करेंगे। कार्यक्रम में तकरीबन 1500 रसोइये इसमें शामिल होंगे। उत्कृष्ट कार्य करने वाले रसोइयों को सम्मान मिलेगा। समारोह को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। मुख्यमंत्री योगी 11 रसोइयों को सम्मानित करेंगे। कार्यक्रम में तकरीबन 1500 रसोइये शामिल होंगे। अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस को लेकर के उनका सम्मान किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11 लोगों को पुरस्कृत करेंगे। इसी के साथ साथ यहां 1500 से ज्यादा रसोइये पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री योगी 11 रसोइयों को सम्मानित करेंगे। तो बता दें कि मुख्यमंत्री का ये दौरा काफी अहम, जहां उत्कृष्ट कार्य करने वाले रसोइयों को सम्मान मिलेगा। वो समारोह को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी रमन मिश्रा जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारियां लेते हैं। रमन, मुख्यमंत्री 11 रसोइयों को सम्मानित करेंगे। कितने बजे से ये कार्यक्रम शुरू होगा, क्या ये कार्यक्रम है, जानकारी दें।
बिल्कुल, आपको बता दें कि लखनऊ में मिड डे मील रसोइयों के सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और वहां पर उनको सम्मानित करेंगे और साथ में कैशलेस चिकित्सा कार्ड वितरण करेंगे उन लोगों को, ताकि उन लोगों को अगर कोई बीमारी होती है तो उसका जो वो बीमारी का जो खर्च है वो सरकार उठाएगी, उनको ऐसा कार्ड दिया जाएगा। 3.54 लाख यानी 3,54,000 रसोइयों के लिए कैशलेस चिकित्सा कार्ड का योगी सरकार ने प्रबंध किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पीएम पोषण योजना के अंतर्गत मिड डे मील रसोइयों को ये बड़ा तोहफा दिया है। आपको बता दें कि जितने भी प्राइमरी जूनियर स्कूल हैं उत्तर प्रदेश में, उन सभी में रसोइयां हैं जो कि मिड डे मील ये व्यवस्था को चलाते हैं। ऐसे में इस बार सरकार ने उनका भी ध्यान दिया है और 11 लगभग वहाँ 1500 रसोइयां पहुंचेंगे, जिसमें 11 रसोइयां का मुख्यमंत्री खुद बुलाकर मंच पर सम्मान देंगे और उन्हें कैशलेस जो चिकित्सा कार्ड है वो देंगे और उसके बाद में जितने भी प्रदेश में रसोइयां हैं सबको ये सुविधा मिलेगी। 1500 से ज्यादा रसोइये जो है वो यहाँ पर शामिल होंगे। मुख्यमंत्री 11 लोगों को सम्मानित करेंगे। और कौन कौन से मुख्य चेहरे इस कार्यक्रम में मौजूद रह सकते हैं, रमन? आपको बता दें बेसिक शिक्षा मंत्री, माध्यमिक शिक्षा मंत्री और साथ में जो विभाग के जो अधिकारी हैं बेसिक शिक्षा विभाग के वो रह सकते हैं। साथ में खाद्य रसद विभाग के भी मंत्री और अधिकारी रह सकते हैं, क्योंकि मिड डे मील में खाद्य रसद का भी बड़ा योगदान रहता है, क्योंकि वहीं से राशन पहुंचता है वहां पर। तो और साथ में लखनऊ के भी कई विधायक और मेयर वहां पर उपस्थित रह सकते हैं। बिल्कुल, तो देखिए ये बड़ा कार्यक्रम है। जानना चाहूंगी क्या हर साल इस तरीके का कार्यक्रम किया जाता है? नहीं, इस बार ये स्पेशल कार्यक्रम रसोइयां के लिए किया गया ताकि रसोइयों पर भी ध्यान दिया जाए, उनके भी ध्यान रखा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया रमन। तो लखनऊ में रसोइया सम्मान समारोह आज और पहली बार ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, यानी हर वर्ग को सम्मान पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। राहुल गांधी को विशेषाधिकार समिति का नोटिस, अनुराग ठाकुर की शिकायत पर जारी हुआ नोटिस। लोकसभा में अभद्र भाषा के इस्तेमाल का आरोप, राहुल गांधी से 28 अगस्त तक मांगा गया जवाब। एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान आरोप लगा है। तो लोकसभा में अभद्र भाषा के इस्तेमाल का आरोप राहुल गांधी पर। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी को विशेषाधिकार समिति का नोटिस, अनुराग ठाकुर की शिकायत पर यह नोटिस जारी किया गया। राहुल गांधी से 28 अगस्त तक मांगा गया था जवाब। तो ये बड़ी खबर आपको दे दें, जब एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान यह आरोप लगा है कि राहुल गांधी ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप में राहुल गांधी को समन भेजा गया, नोटिस जारी किया गया। राहुल गांधी के खिलाफ अनुराग ठाकुर की शिकायत पर यह नोटिस जारी हुआ है और नोटिस जारी करते हुए उनसे जवाब मांगा गया है। राहुल गांधी से 28 अगस्त तक जवाब मांगा गया है। तो राहुल गांधी को विशेषाधिकार समिति का ये नोटिस, अनुराग ठाकुर की शिकायत पर यह नोटिस जारी हुआ है। लोकसभा में अभद्र भाषा के इस्तेमाल का आरोप लगा है। लोकसभा में अभद्र भाषा के इस्तेमाल का आरोप, जहां राहुल गांधी से 28 अगस्त तक मांगा गया जवाब। एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान यह आरोप लगा है। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी और इस बार बहुत सारे आरोप जो हैं वो एक दूसरे पर लगाए गए। पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे पर जमकर आरोप लगाए। लोकसभा में अभद्र भाषा के इस्तेमाल का आरोप लगा। राहुल गांधी से 28 अगस्त तक मांगा गया
जवाब। अब राहुल गांधी को जवाब देना होगा, स्पष्टीकरण देना होगा। राहुल गांधी को विशेषाधिकार समिति का नोटिस, अनुराग ठाकुर की शिकायत पर ये नोटिस जारी किया गया है। वहीं उमर खालिद की जमानत याचिका पर 27 अगस्त को सुनवाई होनी है। दिल्ली हाईकोर्ट में अगली सुनवाई होगी। दिल्ली दंगा साजिश मामले में जमानत की मांग, शर्जील इमाम की याचिका के साथ मामला जोड़ा गया। दिल्ली पुलिस को नोटिस जवाब दाखिल करने के निर्देश जारी किए गए हैं। दिल्ली दंगा साजिश मामले में जमानत की मांग की गई है। दिल्ली पुलिस को नोटिस जवाब दाखिल करने के निर्देश जारी किए गए हैं। जहां उमर खालिद की जमानत याचिका पर 27 अगस्त को ये सुनवाई होगी। दिल्ली हाईकोर्ट में होगी अगली सुनवाई। तो ये बड़ी खबर आपको दे दें, जहां दिल्ली हाईकोर्ट में अगली सुनवाई। दिल्ली दंगा साजिश मामले में जमानत की मांग की गई है। दिल्ली पुलिस को नोटिस जवाब दाखिल करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। जहां उमर खालिद की जमानत याचिका पर 27 अगस्त को सुनवाई होनी है। दिल्ली हाईकोर्ट में अगली सुनवाई होगी। तो दिल्ली दंगा साजिश मामले में ये सुनवाई होनी है। दिल्ली पुलिस का ये नोटिस है, जवाब दाखिल करने के निर्देश जारी किए गए हैं। तो उमर खालिद की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में अब अगली सुनवाई होगी। तो उमर खालिद की जमानत याचिका पर 27 अगस्त को सुनवाई होगी। दिल्ली हाईकोर्ट में अगली सुनवाई होगी। दिल्ली दंगा साजिश मामले में जमानत की मांग। वहीं मंत्री गणेश जोशी को कोर्ट का नोटिस, आय से अधिक संपत्ति मामले में कोर्ट का समन। 3 सितंबर को कोर्ट में पेश होंगे गणेश जोशी। देहरादून विशेष अदालत ने जारी किया नोटिस। विजिलेंस कोर्ट ने मंत्री गणेश जोशी को तलब किया। गणेश जोशी को तलब किया गया है। आय से अधिक संपत्ति मामले में अब पेशी होगी। 3 सितंबर को कोर्ट में पेश होंगे गणेश जोशी। देहरादून विशेष अदालत ने ये नोटिस जारी किया है। आय से अधिक संपत्ति मामले में ये समन जारी किया गया है। विजिलेंस कोर्ट ने मंत्री गणेश जोशी को तलब किया है। जहां मंत्री गणेश जोशी को कोर्ट का नोटिस जारी हुआ है, अब उन्हें जवाब देना होगा, स्पष्टीकरण देना होगा कि इतनी आय उनके पास कहां से आई। बता दें कि आय से अधिक संपत्ति मामले में नोटिस जारी किया गया है। जहां विजिलेंस कोर्ट ने मंत्री गणेश जोशी को तलब किया है। तो आय से अधिक संपत्ति मामले में कोर्ट का समन। 3 सितंबर को कोर्ट में पेश होंगे गणेश जोशी। वहीं काशी की गंगा आरती का भव्यता और आध्यात्मिक वातावरण ने जापानी डेलीगेशन को अभिभूत कर दिया। काशी दौरे के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने वाराणसी और सारनाथ को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने को लेकर एक अहम बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में घाटों और गलियों के सौंदर्यीकरण, हेरिटेज गली विकास, सीसीटीवी एकीकृत साइनेज और गोल्फ कोर्ट जैसी सुविधाओं पर मंथन हुआ। साथ ही विरासत भवनों के जीर्णोद्धार, फूड एंड वेंडिंग जोन और सार्वजनिक सुविधाओं को बेहतर बनाने की योजना पर चर्चा हुई।
पर्यावरण संरक्षण के लिए 100 से ज्यादा इलेक्ट्रिक नावों और फ्लोटिंग जेटी की योजना भी सामने रखी गई। परियोजनाओं में CSR के जरिए कंपनियों और संस्थाओं के सहयोग का आह्वान किया गया। काशी की आध्यात्मिक विरासत को आधुनिक सुविधाओं से जोड़कर इसे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र बनाने की दिशा में मंथन तेज हुआ। तो बता दें कि कल ये जापानी डेलीगेशन पहुंचा था सारनाथ के दर्शन करने के लिए, काशी विश्वनाथ के दर्शन किए और गंगा आरती देखी। और गंगा आरती का नज़ारा जो भी एक बार देख लेता है, जो भी उसमें सम्मिलित हो जाता है, वो अपने पूरे जीवन उस दृश्य को, उस क्षण को नहीं भूल पाता है। और यहाँ जापानी डेलीगेशन के साथ भी ऐसा हुआ। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए ऐसा कहा कि हम अभिभूत हैं, हम उस क्षण को नहीं भूल सकते, उस वक्त को नहीं भूल सकते। वो दृश्य बहुत खूबसूरत था, वो नज़ारा बहुत खूबसूरत था। तो देखिए गंगा आरती जहाँ पर हजारों की संख्या में लोग एकत्रित होते हैं और ये नज़ारा देखते हैं। काशी को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ने की तैयारी की गई। गंगा आरती देख अभिभूत हुआ जापानी डेलीगेशन। काशी को विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र बनाने पर मंथन भी किया गया। कई सुझाव जापानी डेलीगेशन की तरफ से दिए गए कि किस तरीके से इस सांस्कृतिक विरासत को आधुनिकता के साथ जोड़ा जा सकता है और काशी को विश्व के लिए एक बड़ी पहचान बनाया सकता है, पर्यटन स्थल बड़े स्तर पर बनाया जा सकता है। हालांकि आपको बता दें, देश से नहीं बल्कि विदेशों से भी हजारों लाखों की संख्या में लोग काशी विश्वनाथ पहुंचते हैं दर्शन के लिए, काशी की संस्कृति को देखने के लिए, काशी को महसूस करने के लिए, काशी के तमाम घाटों को देखने के लिए और काशी में जो मिलने वाला खाना है उसे खाने के लिए। यानी वाराणसी की अगर हम बात करें तो वाराणसी में हर एक चीज़ बहुत ही खूबसूरत है, आध्यात्मिक है और भारत को किस तरीके से प्रदर्शित करना है काशी में आकर, ये आप समझ सकते हैं। यहाँ की जो गलियाँ हैं, यहाँ का जो खाना है, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जो भाषा है, सब कुछ दुनिया से अलग है। और जो भी एक बार काशी आता है वो बार बार काशी आने का मन बनाता है। वहीं मुरादाबाद में वन विभाग की टीम ने एक और तेंदुए का सफल रेस्क्यू किया। ठाकुर द्वारा रेंज के ग्राम कोठा महमूद में तेंदुए ट्रैप केज में फंसा मिला। इसके बाद वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर उसे सुरक्षित निकाल लिया। खास बात यह है कि उसे आज रेस्क्यू किया गया। ये दूसरा तेंदुआ है। इसके साथ ही इलाके में चलाए जा रहे अभियान के तहत अब तक कुल 8 तेंदुए पकड़े जा चुके हैं। तेंदुए की लगातार मौजूदगी से ग्रामीणों में डर का माहौल बना हुआ था। हालांकि लगातार हो रहे रेस्क्यू से ग्रामीणों को राहत जरूर मिली है। तो मुरादाबाद में तेंदुए को रेस्क्यू किया जा रहा है और सिर्फ एक दो नहीं, कई तेंदुए के होने की आशंका है। तो तेंदुए के आतंक के बीच वन विभाग की सक्रियता देखने को मिल रही है। तो बता दें कि वन विभाग की सक्रियता देखने को मिल रही है। एक तेंदुआ और पकड़ा गया है। इससे पहले भी एक तेंदुए को पकड़ा गया था और यहाँ पर पिंजरा लगाकर जाल बिछाया गया, जिसके बाद तेंदुआ इस जाल में फंस गया। आप देख सकते हैं कितनी आक्रामकता है इस तेंदुए में। और तेंदुए के आतंक के बीच गांव वालों ने राहत की सांस जरूर ली है जब उसे पकड़ लिया गया है। मुरादाबाद में रेस्क्यू सफल हुआ। तेंदुए के आतंक के बीच वन विभाग सक्रिय नजर आ रहा है। कई और पिंजड़े लगाए गए हैं तेंदुओं को पकड़ने के लिए। बता दें, लोगों में दहशत है, लोग शाम से अपने घरों से बाहर नहीं निकलते हैं। कई घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं तेंदुए के हमले को लेकर के, जहां मुरादाबाद में रेस्क्यू हुआ दूसरा भी तेंदुआ। तो बता दें कि जो इलाके जहां पर आसपास जंगल हैं वहां पर जानवर आ जाते हैं और ये जानवर कब रिहायशी इलाकों तक पहुंच जाते हैं और लोगों को अपना शिकार बनाना शुरू कर देते हैं, ये पता नहीं लगता। तेंदुए के आतंक के बीच वन विभाग सक्रिय नजर आया। पिंजरा लगाकर एक और तेंदुए को धर दबोचा गया। तो मुरादाबाद में रेस्क्यू हुआ तेंदुआ। तेंदुए के आतंक के बीच वन विभाग की सक्रियता साफ तौर पर देखने को मिली है।
बता दें कि तेंदुए के आतंक के बीच वन विभाग की सक्रियता देखने को मिली। मुरादाबाद में रेस्क्यू हुआ दूसरा भी तेंदुआ और माना जा रहा है तेंदुए के आतंक के बीच वन विभाग सक्रिय है। मुरादाबाद में रेस्क्यू हुआ दूसरा तेंदुआ। तो तेंदुए के आतंक से ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली है जैसे उसे पकड़ा गया है और ये दूसरा तेंदुआ है जिसे पकड़ा गया है। तो मुरादाबाद में रेस्क्यू हुआ दूसरा तेंदुआ। तेंदुए के आतंक के बीच वन विभाग की सक्रियता देखने को मिली। तो तेंदुए के आतंक के बीच वन विभाग सक्रिय। अंबेडकर नगर में नगर पंचायत के चेयरमैन ओमकार गुप्ता को शासन ने तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया है। बताया जा रहा है कि चेयरमैन के खिलाफ लगातार मिल रही शिकायतों के बाद शासन स्तर से ये कार्रवाई की गई। उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 48 के प्रावधानों के तहत चेयरमैन को पद से हटाने का फैसला लिया गया। ओमकार गुप्ता बीजेपी से सक्रिय रूप से जुड़े नेता रहे हैं। चेयरमैन का पद रिक्त होने के बाद अब उपचुनाव होने तक नगर पंचायत के प्रशासनिक और वित्तीय कार्य प्रशासक के जरिए संचालित होंगे। तो चेयरमैन ओमकार गुप्ता पद से हटाए गए हैं। अंबेडकर नगर से आपको खबर दे रहे हैं जहां शिकायतों के बाद चेयरमैन पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। चेयरमैन हटते ही नगर पंचायत की सियासत जरूर गरमाई है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। चेयरमैन ओमकार गुप्ता को पद से हटाया गया। तो ओमकार गुप्ता को पद से हटाया गया है। उसके बाद अब सियासत तेज हो गई। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया है। तो आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू। शिकायत के बाद चेयरमैन पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। चेयरमैन हटते ही नगर पंचायत की सियासत गरमाई। तो चेयरमैन हटते ही नगर पंचायत की सियासत गरमाई है। अंबेडकर नगर से आपको खबर दे रहे हैं। यहाँ ओमकार गुप्ता पद से हटाए गए हैं। कई शिकायतें मिल रही थी ओमकार गुप्ता को लेकर। झांसी में प्रेमनगर पुलिस ने अवैध हथियार के साथ एक हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी के पास से 315 बोर का देसी तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद हुए। पुलिस के अनुसार 22 अगस्त की टीम गड़िया गांव नहर की ओर गश्त कर रही थी। मौनी गार्डन पुलिस के पुल के पास संदिग्ध युवक पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसके बाद पुलिस ने पीछा कर उसे करीब 20 मीटर दूर घेराबंदी करके पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी प्रेमनगर थाने का एक प्रकार का हिस्ट्री शीटर है और उसके खिलाफ चोरी, सेंधमारी और शस्त्र अधिनियम सहित करीब 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं। तो दर्जन मुकदमों वाला हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार किया गया। इसके पास से अवैध तमंचे हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार किया गया। इसके पास से अवैध तमंचे बरामद किए गए। हिस्ट्री शीटर से तमंचा कारतूस भी बरामद किया गया है। दर्जन मुकदमों वाला हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार हुआ है। अवैध तमंचे संग हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार। बदायूं में दिन दहाड़े बाइक चोरी की वारदात सामने आई है। चोरी की घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जानकारी के मुताबिक बैंक कर्मचारी ने अपनी बाइक बैंक के सामने खड़ी की थी। कुछ ही देर बाद बाहर निकले तो बाइक मौके से गायब मिली। पीड़ित के मुताबिक काफी तलाश के बाद भी बाइक पता नहीं चला। सीसीटीवी फुटेज में एक चोर बाइक ले जाते हुए दिखाई दे रहा है। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर बाइक बरामद करने की गुहार लगाई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर हिस्ट्री शीटर की तलाश की गई। कई घंटों तक मशक्कत की गई, लेकिन उसकी बाइक फिर उसके बाद बरामद हुई है और सीसीटीवी फुटेज से कई चीज़ें सामने आई हैं और बाइक लेकर रफू चक्कर हो गया। बैंक के सामने खड़ी बाइक लेकर फरार हुए चोर।
देखिए कितनी आसानी से, कितने शातिर तरीके से ये चोर आते हैं, बाइक खोलते हैं और लेकर के फरार हो जाते हैं। ना किसी का खौफ, ना कोई डर और ना चेहरे पर कोई मास्क, मतलब कुल मिलाकर बेखौफ होकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। दिन दहाड़े बाइक चोरी की गई। सीसीटीवी में ये पूरी वारदात कैद हो गई है। अब पुलिस इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। बैंक के सामने खड़ी बाइक लेकर फरार हुए चोर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।